10-15 मिनट का काम है, खत्म यस करके सर। हम लोग आगे बढ़ेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे हम लोग, खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। 22 को शायद आपका टेस्ट है ना, जिसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तक आ रहा है ना? यस सर। सर 15 को है। यस 15 को ही है। चलो कोई ना, टेस्ट का सिलेबस के करीब आपको हम ला दिए हैं। बहुत मुश्किल था इसके करीब लाना, क्योंकि सिलेबस का पोर्शन इतना ज़्यादा है ना कि मतलब समझिए कि वहाँ तक पहुँचना बहुत चैलेंजिंग टास्क रह रहा है। कोई ना। अच्छा, ये तो किसी दूसरे बैच में पढ़ाए हैं। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है? सर। ठीक। सर क्लास नोट्स ब्रीदिंग वाला भेज दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। रुकिए एक सेकेंड। देखो, हम लोगों को जो पढ़ना है, पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था कि इस ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में 7% घुल के जाता है, 23% कार्ब एमिनो फॉर्म में जाता है, और 70% ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। चलिए आपको बना के दिखा देते हैं वो 70% ट्रांसपोर्ट, इसी फिगर, इस सादे पेज पे बना के दिखाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। एक सेकेंड, 1 मिनट रुक, आप लोग रुकिएगा, बस 1 मिनट का जरा हम टाइम लेंगे। पढ़ाते हैं, देखिए आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ाते हैं। देखिए पहले तो जानिए, जैसे मान लीजिए ये आपका टिश्यू है, ये मान लीजिए ब्लड है, और मान लीजिए कि ये एल्वियोलाई है। बड़े ध्यान से समझिए, बस इसमें हम 5 से 7 मिनट लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप जानते हैं ब्लड में दो चीज होता है, एक तो ब्लड का प्लाज्मा और दूसरा RBC। सर कोई और कलर यूज करो, ये दिख नहीं रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ब्लैक और रेड दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक। प्लाज्मा, RBC। चलिए RBC बनाते हैं, एक बड़ा सा RBC बनाया जाए। सुनिए, दिस इज द RBC। ठीक, कह रहा है देखिए, जब आपका ब्लड जब आपका ब्लड एल्व्यूलाई के पास जाता है तो एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आरबीसी में आता है, 3% तो प्लाज्मा में घुलता है, 97% आरबीसी में आके हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बनाता है, आप लोग तो जानते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जानते हैं ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन? बोलिए। यस यस सर। 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 ठीक है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। कह रहा है सर, ये वाला ब्लड अब ऑक्सीजन लेके आपके टिश्यू के पास गया। मान लीजिए टिश्यू के पास गया, तो टिश्यू के पास होता है CO2।
आप CO2 के बारे में जाने हैं अभी अभी कि 7% प्लाज्मा में घुल जाता है, 23% हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, 70% का ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं। 70% CO2 आरबीसी में जाता है। आरबीसी सेल है तो सेल में होता है पानी, इसके पानी के साथ जुड़ के बनाता है H2CO3 और ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। आप जानते हैं मैंने कहा था आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पानी में घुलना भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करता है। आप स्पीड जानते हैं 6 लाख पर सेकंड, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पढ़ाया है ना मैंने। यस सर। यस यस सर। सर। बनने के साथ ही आप 70% ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, बनने के साथ ही ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H प्लस में और HCO3 माइनस आयन में। ये बाइकार्बोनेट आयन है माइनस वाला। हाइड्रोजन आयन जाके अटैक कर देता है इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन पे, अटैक करता है। तो यहां से जैसे ही अटैक करता है ऑक्सीजन निकल के आपके टिश्यू को मिल जाता है। ब्लड आया ही है ऑक्सीजन लेके, टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया और खुद जुड़ जाता है। खुद जुड़ जाता है तो बनता है Hb और इससे H प्लस जुड़ गया, इसको कहते हैं हेमोग्लोबिनिक हेमोग्लोबिनिक एसिड। कह रहा है ठीक है सर, हेमोग्लोबिनिक एसिड बन जाता है। कह रहा है सर जो हम CO2 70% भेजे थे वो तो H प्लस और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट आयन में। हाइड्रोजन जाके हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया। तो सर इस सेल के अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाता है। ये जो HCO3 माइनस है ये बाइकार्बोनेट है। अब होता क्या है कि ये बाइकार्बोनेट आयन, बड़े ध्यान से देखिएगा, सेल के बाहर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जनरली NaCl पाया जाता है। NaCl जो होता है ध्यान दीजिएगा वो टूट के हमेशा बनाते रहता है Na प्लस Cl माइनस। बाहर सोडियम ज्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है बाय डिफॉल्ट जानिए। होता क्या है कि अब क्योंकि इस सेल के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ गया है तो इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, उसका नाम है अनायन एक्सचेंजर। उस प्रोटीन की खासियत ये है कि इसी प्रोटीन से ये बाहर जाता है बाइकार्बोनेट आयन और बाहर जाके सोडियम के साथ जुड़ के बनाता है NaHCO3 और इसी फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है CO2। लेकिन बहुत ज्यादा बाहर निकल जाने की वजह से इसको बैलेंस करने के लिए एक दूसरा निगेटिव आयन इक्वल अमाउंट में अंदर आता है, ये Cl माइनस, और ये कहलाता है कि यहाँ पे अनायन का एक्सचेंज हुआ है निगेटिव आयंस का। बाइकार्बोनेट आयन माइनस बाहर गया है, Cl माइनस उतना ही अंदर आया है, इसलिए इसका नाम है इस मेम्ब्रेन प्रोटीन का अनायन एक्सचेंजर, जो अनायन का एक्सचेंज करा है। इस घटना में क्लोराइड की शिफ्टिंग हुई है, अनायन एक्सचेंजर क्लोराइड शिफ्ट क्या करवाता है, इसी को हम लोग हैमबर्गर्स फेनोमेनन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए तो, हैमबर्गर फेनोमेनन। फेनोमेनन। ठीक। अब एक चीज समझिएगा, कहिएगा सर जो क्लोरीन अंदर आया है, देखो सेल के अंदर जानो सामान्य तौर पे पोटेशियम ज्यादा होता है, ये पोटेशियम के साथ बाइंड करके KCl बना देता है। पढ़ोगे आगे, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा और सेल के बाहर सोडियम ज्यादा। अब ये बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में तुम्हारा 70% CO2 बन गया। अब ठीक है, अब ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्टेशन। अब देखो होगा क्या, अब तुम कहोगे कि सर ठीक है ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, अब ये CO2 ये ब्लड जो है तुम्हारे वापस लंग के पास जाएगा। अब देखो ये निकलेगा कैसे, अब निकलेगा कैसे वो समझा रहे हैं। ये क्लोराइड शिफ्ट था, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, बस 1 मिनट का खेल है, रिवर्स क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट।
देखिए बस 1 मिनट का खेल है। ये ब्लड अब लंग के पास गया है तो देखिए क्या होगा। ये ब्लड ब्लड एल्वियोलाई, इसका रिवर्स समझा रहे हैं। ब्लड में फिर से दो चीज, प्लाज्मा, आरबीसी, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. इधर देखो, इधर देखो, हमें बड़ा सा आरबीसी बनाना है, बड़ा सा आरबीसी बनाना है। देखो रिवर्स समझा रहे हैं। देखो बाहर में इस प्लाज्मा में NaHCO3 है ना? अब ये ब्लड एल्व्यूलाई के पास पहुंचा है, एल्व्यूलाई के पास ऑक्सीजन है। आरबीसी में ध्यान दीजिएगा, H+, ध्यान दीजिएगा, आपको याद है आरबीसी में H+H भी बना हुआ है, हेमोग्लोबिनिक एसिड बना हुआ है। ऊपर देख लो, हेमोग्लोबिनिक एसिड बना यस हुआ है सर। ना? अच्छा, यस सर। Yes, sir. रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट चल रहा है लंग लेवल पे, लंग लेवल पे। ये कहां चला है? ऊपर वाला क्लोराइड शिफ्ट टिश्यू लेवल पे चला टिश्यू है। लेवल। यस सर। ठीक, हम लोग रिवर्स पढ़ रहे हैं। हमें उस CO2 को निकालना है जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, देखिए निकलवाते हैं। होता क्या है, ऑक्सीजन बेताब रहता है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए। घुसता है ऑक्सीजन आरबीसी में, घुसता है और घुस के हेमोग्लोबिन पे अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक करता है ये बनाता है HBO2। आपको पता चल चुका है ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन चुका है। लंग लेवल पे तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा ना? यस यस सर। सर। Yes, sir. अब H+ तो अलग हो गया। अब सेल के अंदर प्रोटॉन बढ़ गया, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया। अब देखिए हाइड्रोजन आयन बढ़ा, उसके बाद क्या होता है देखिएगा ध्यान से। जब ये टिश्यू लेवल पे पहुंचता है तो ये NaHCO3 फिर से टूटता है। ये टूटता है Na+HCO3- में, और फिर उसको बुलाया जाता है किसको? अनायन एक्सचेंजर को। इसकी मदद से इस बाइकार्बोनेट आयन को अंदर भेजा जाता है। अंदर भेजा जाता है तो अंदर बैठा हुआ था KCl, KCl ये भी इधर टूटा, ये भी इधर टूटा। आप देखो, मेरे को बस 1 मिनट का खेल है। ये बना देता है K+Cl-। जितना बाइकार्बोनेट अंदर आता है उतना ही Cl- बाहर जाता है। पिछली बार Cl अंदर आया था, इस बार Cl बाहर गया। ये रिवर्स शिफ्ट हुआ क्लोराइड का, बोलो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, Cl बाहर आया, Cl बाहर आया और सोडियम के साथ बाइंड करके फिर से क्या बना देगा? NaCl, है ना? Cl। अच्छा, ये जो बाइकार्बोनेट अंदर गया, इसका कहानी देखिए। ये बाइकार्बोनेट अंदर गया है, ये फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है। वो H2CO3 फिर से टूटता है H2O में प्लस CO2 में। देखो तुमको तुम्हारा CO2 मिल गया, इसको एग्जिट किया गया और वो बाहर निकल जाएगा, लिबरेट आउट हो जाएगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। एकदम बहुत चुटकी का खेल था। पहले बाइकार्बोनेट बनवा दो टिश्यू लेवल पे, और उसी को बाइकार्बोनेट को तोड़ो और भेज दो उधर फिर से बाहर। वही तो काम था। ट्रांसपोर्ट बीच में हो गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। कितना आसान था या नहीं आसान? बोलो। यस सर। तुम अपने एंड से ठंडे दिमाग से इसको देख लो, तुम अपने एंड से ठंडे दिमाग से एक बार देख लो, जूम करके। हम 2 मिनट का टाइम देते हैं। खत्म हो गया CO2 का 70% ट्रांसपोर्ट, यही था। अच्छा, अगर एनसीईआरटी से तुम लोगों को दिखाएं हम कि मतलब इसका कितना आसान तरीका से दिए हुए हैं, तो जरा ध्यान देना। एनसीईआरटी से सीखो कैसे दिए हुए हैं। एनसीईआरटी कहता है कि भाई ये सब हमको नहीं पता है। नहीं पता है मतलब क्या? तुम लोग बताना हमको। सबसे पहले टिश्यू लेवल पे बात करें, एट टिश्यू लेवल, बोलो तो। देखो टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, पानी और CO2 मिल रहा था। एंजाइम कौन सा काम कर रहा था? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यस सर। क्या बन रहा था? क्या बन रहा था? H2। H2CO3। Carbonic acid. H2CO3। वो टूट रहा था H+ प्लस HCO3- में, बाइकार्बोनेट बन गया। अच्छा, लंग लेवल पे क्या हो रहा था?
देखो इधर लंग लेवल पे देखना, जस्ट कहानी उल्टा चल रहा था। H+ और HCO3- मिल रहे थे इसी एंजाइम की मदद से और बना रहे थे H2CO3, और H2CO3 फिर टूट रहा था H2O और CO2 में, और ये H2CO2 बाहर फेंका जा रहा था। यस सर। तुम्हारी एनसीईआरटी Yes, sir. इसी रिएक्शन को लिख के कहती है बुआ तुम समझ लो। जानते हो दोनों को अलग अलग भी नहीं लिख रहा है, वो एरो यूज कर रहा है। अगर सीधा वाला एरो है, उधर वाला रेड वाला एरो है, इधर देखिए, अगर रेड वाला एरो है तो वो लंग लेवल की बात हो रही है, बोलो तो। एक ही यस फिगर में सर। देखिए। और अगर ब्लैक वाला एरो है, Sir. ब्लैक वाला एरो है, अगर ब्लैक वाला एरो है रिवर्स देखो तो वो किसकी बात हो रही है? टिश्यू लेवल की बात हो रही है, सॉरी लंग लेवल यस की, सर। यस लंग सर। लेवल की बात हो रही है। इधर से इधर बाइकार्बोनेट बनवाए और बाइकार्बोनेट से CO2 बनवाए, समझ रहे हो बात को? कैसे समझाया है एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी खिलाड़ी है, देख लो। चलो अब इस फोटो को यहाँ पे बना हुआ है, जरा एक बार देख लीजिए आप लोग। ये फिगर बना हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फिगर बना हुआ है, सेम सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ा दिए, देखने की जरूरत नहीं है। सबका लैंग्वेज आपके नोट्स में लिखा गया होगा, ठीक है? और सारे प्रोटीन वगैरह सबका नाम लिखा होगा, हैमबर्गर फेनोमेना जितना चीज बोले हैं सब लिखा हुआ है। आइए इधर एनसीईआरटी वाला दिखाते हैं आपको, जो एनसीईआरटी में है। अरे यार 2-3 पेज इसमें ब्लैंक है, रुको इस पेज को खाली करने दो पहले हमको। इस पे बहुत कुछ है, देखो। ये देखो आरबीसी टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है? CO2 H2O मिल रहे हैं, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ बाइंड करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक। अच्छा लंग लेवल पे क्या हो रहा है? ये देखो एल्व्यूलाई या लंग लेवल पे क्या हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन मिल रहे हैं H2CO3, और ये CO2 कहाँ निकाल के फेंका जाएगा? बाहर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा ये दोनों रिएक्शन जो चला है ये आरबीसी में चला है, आरबीसी में चला है। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। कह रहा है आपका एनसीईआरटी, ध्यान से क्या कह रहा है? कह रहा है ये रिएक्शन आरबीसी में चला है क्योंकि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था, लेकिन ये बहुत थोड़े अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है। कार्बोनिक एनहाइड, अभी सारा CO2 में तुम ये रिएक्शन देखे हो, तो बहुत थोड़े अमाउंट में ये एंजाइम प्लाज्मा में होता है, तो बहुत थोड़ा सा ये रिएक्शन प्लाज्मा में भी होता है, नाम मात्र। आप इतना जानिए कि मैक्सिमम कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में होता है, थोड़ा सा प्लाज्मा में भी होता है। एनसीईआरटी कह रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा टिश्यू लेवल पे अगर क्लोराइड शिफ्ट है तो लंग लेवल पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है। यस यस। ठीक इधर आ जाओ। Yes, sir. एक चीज समझाते हैं, एक चीज समझाते हैं, तुम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं, ध्यान दो। ये है तुम्हारा हार्ट, ठीक, हार्ट है, ये है टिश्यू, ठीक, ये है टिश्यू। चलो थोड़ा, चलो इधर आ जाओ, इधर हार्ट बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं। अच्छा हार्ट फिगर ही बनाए थे ना, हार्ट का दिल का फिगर ही बनाए थे, ठीक। और ये बनाए थे लंग, ठीक, ये लंग है। ये तुमको पता है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। कुछ बच्चों ने मेरे से ये सवाल पूछा था, इस सवाल का जवाब हम आज देने के लिए तैयार हैं। सुनिए, यहां से मान लीजिए हम कलर यूज करेंगे रेड, दो कलर यूज करेंगे रेड और ब्लू, मेरी मजबूरी है ब्लू यूज करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर, चलो वो वाला डिप ब्लू यूज करते हैं, ये वाला ब्लू शायद दिखाई दे रही है। कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से मान लीजिए ऐसे ब्लड गया, ठीक, ऐसे मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया, मान लीजिए ये 100 ml ब्लड है। अब कुछ डेटा आप लोग बताएंगे। इस 100 ml ब्लड में आप जानते हैं 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होता हीमोग्लोबिन। है, एंड 20 ml ऑक्सीजन होता है। और आप जानते हैं ये ब्लड कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। 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 बहुत अच्छे। टिश्यू के पास जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा। ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक, बहुत यस Yes, अच्छा। sir. आप जानते हैं टिश्यू को ये देता है 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन, ठीक, कॉन्सेप्ट Okay. समझिए। तो यस ये जो सर। ब्लड बचता है, इस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी ब्लड 100 मिलीलीटर होता है ब्लड, और इसमें होता है 15 ml ऑक्सीजन। कोई दिक्कत बोलिए? ठीक। No, नो sir. सर।
नो सर। 100 मिलीलीटर ब्लड, यही 100 मिलीलीटर ब्लड जाता है तुम्हारे लंग के पास, और फिर लंग से ऑक्सीजन लेके इधर आता है। ठीक। पता नहीं यार, इतने मैसेजेस आते हैं ना, मूड खराब हो जाता है। बच्चे 2 दिन से बैक टू बैक 4-4 लेक्चर है। आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिला होगा, बहुत सारे लोग। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो क्लास। सुनिए, जो बताना चाहते हैं वो ध्यान से समझिए। कह रहा है सर आप तो ठीक है बता रहे हो, आपने एक चीज नहीं बताया। अब जानो ये चीज, इस 100 मिलीलीटर ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है वो समझिए। इसमें होता है 53 ml CO2। जानिए, इसमें है 53 ml CO2। इसमें 53 ml CO2 है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये लंग के पास गया है तो इससे CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो तो। यस सर। निकल यस गया, सर। निकल गया। और इसमें तुम लोग जानते हो क्या आया, ऑक्सीजन आया, आया या नहीं आया? अच्छा, यस सर। पहले इसमें ऑक्सीजन, अभी कितना ऑक्सीजन था? 15 ml ऑक्सीजन था, है ना? 15 ml। यस सर। ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन बढ़ के 20 ml ऑक्सीजन हो गया, बोलो तो। यस यस सर। सर। यस सर। CO2 निकला है, जानते हो इंटरेस्टिंग डेटा। CO2 निकला है, इसमें बचता है 49 ml CO2। ये बताओ कितना ml CO2 निकला? 4 ml। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां से 4 ml CO2 बाहर निकला। कैसे? 53 गया था और आया तो 49 बचा, मतलब 4 ml डिलीवर कर दिया गया, लंग को डिलीवर कर दिया गया, बोलो तो। यस सर। यस सर। यस सर। यहां से कॉन्क्लूजन तुम क्या निकालते हो? कॉन्क्लूजन क्या निकालते हो? कॉन्क्लूजन निकालते हो, एवरी एवरी 100 ml ब्लड, बहुत ध्यान से समझिएगा, डिलीवर डिलीवर दो डेटा 5 ml O2 टू टिश्यू, टिश्यू जो आप जानते हैं, एंड 4 ml CO2 टू लंग। निकलता है या नहीं निकलता है, बोलो। Yes, sir. यस यस सर। सर। अब कह रहा है यस सर सर। यहां से एक और चीज। अच्छा, 100 ml अगर 4 ml CO2 दे रहा है तो 1 लीटर 40, 5 लीटर, 5 लीटर 200 ml देगा CO2। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी तो तुम लोग खिलाड़ी हो, निकालने में कैलकुलेशन कर लोगे वो 1 लीटर और 5 लीटर का कॉन्सेप्ट CO2 का। यस यस सर। सर। यस सर। ज्ञान ये है, ज्ञान ये है कि अब तक जिस लाल वाले ब्लड को आप ऑक्सीजनेटेड कहते थे, जरा ध्यान से देखिए तो उस लाल वाले ब्लड में सिर्फ 20 ml ऑक्सीजन है, लेकिन CO2 ज्यादा है, 49 ml CO2 है, फिर भी उसको ऑक्सीजनेटेड कह रहे हैं। जिस ब्लू वाले ब्लड को आप डीऑक्सीजनेटेड कह रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन है, 15 ml ऑक्सीजन है, लेकिन थोड़ा CO2 ज्यादा है, 53। इनफैक्ट दोनों ब्लड में CO2 ज्यादा है, तो फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्यों? लाल वाले में ऑक्सीजन ज्यादा है ब्लू वाले के रेस्पेक्ट में, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वरना दोनों में CO2 ही ज्यादा है। क्लियर ये बात? यस यस सर। सर। यस सर। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कतई मतलब ये नहीं है कि उसमें CO2 नहीं है, CO2 तो ज्यादा ही है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बोलो। यस सर। चलो जरा पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। आपका एनसीईआरटी सिर्फ इतना लिखता है, आपका एनसीईआरटी सिर्फ ये लाइन लिख देता है, 4 ml CO2। कोई दिक्कत?
मैंने दोनों को Yes, एक sir. जगह समेट दिया है, मैंने ऑक्सीजन और CO2 दोनों को एक जगह पढ़ा दिया है। उस पीडीएफ को हम डाल देंगे, आप अपना देख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहाँ पे दोनों का कहानी एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको बढ़िया से। ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ठीक, आइए, हो गया, CO2 का ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया। हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा फास्ट निकालते हैं, टाइम भी हमारा देखो आधा घंटा हो गया CO2 के ट्रांसपोर्ट में, कोई बात नहीं। देखो, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा कल्टीम नहीं मारेंगे, जो है वो तो पढ़ेंगे ही। रेस्पिरेटरी कंट्रोल पढ़ने जा रहे हैं, मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। कह रहा है आपका रेस्पिरेशन दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक तो दिमागी तौर पे और दूसरा ब्लड में कुछ केमिकल के बढ़ने घटने से। सांस जो ऊपर नीचे होता है, ये दो तरीके से। कह रहा है ठीक है सर। पहला हम लोग पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल, प्योर एनसीईआरटी है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, स्लाइड ज्यादा होगा, समझाया ज्यादा गया होगा। कह रहा है पहला है न्यूरल कंट्रोल। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो ब्रीदिंग है, जो सांस आप ले रहे हैं, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है या इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, तो आपके मन में आएगा कि सर ये रहा सांस, मन किया आपको रोकने का तो आप रोक सकते हैं सांस, तो वॉलेंट्री हुआ। सांस रोक के देखिए तो रोक पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. उस ब्रीदिंग आपकी वॉलेंट्री है। लेकिन 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 कितनी देर रोक सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उससे ज्यादा क्या रोकिएगा? उसके बाद खुद ब खुद आपका बॉडी सांस ले लेगा। आप सांस रोक के अपने आप नहीं ना मर जाते हैं कि नहीं भाई आज तो हम सांस ही नहीं लेंगे, प्राण त्याग दे देंगे, क्या भाई तो मेरा मन है आत्महत्या करने का, रुको भाई सांस। नहीं, आपकी ब्रीदिंग वॉलेंट्री है, बिल्कुल वॉलेंट्री है, लेकिन एक हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, उससे ज्यादा नहीं, अप टू सम एक्सटेंट। आपकी ब्रीदिंग एक्चुअली में इनवॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक है, आप कुछ कर लीजिए वो होगा ही होगा। बोलिए तो, समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. कह रहा है Yes, sir. तुम्हारी बॉडी में ये हाथ उठा के टाटा बाय बाय मन से कर रहे हैं, मेरा मन है तो कर रहे हैं, ये चीज, कोई भी चीज अगर वॉलेंटरली कंट्रोल हो रहा है तो उसका लोकेशन एक ही होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तुम्हारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स सारे वॉलेंटरी चीजों को कंट्रोल करता है, और उसमें तुम्हारी वॉलेंटरी ब्रीदिंग भी आती है। जो अभी सांस मन से रोक ले रहे हो, चाह रहे हो कि अच्छा रुक जाओ थोड़ी देर, तो रुक गया, वो वॉलेंटरी, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। पढ़ना है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी जो भी चीज होता है मेडुला से कंट्रोल होता है और पोन्स से। देखिए कैसे कह रहा है सर, मेडुला में होता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। कहिएगा मेडुला है कहाँ? तो देखिए, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, तो इधर देखिए ध्यान से। अभी एक छोटा सा शॉर्टकट फिगर बनाते हैं, अगले पेज में बना हुआ है। यहाँ होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके नीचे उतरिएगा तो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के नीचे उतरिएगा तो पाया जाता है पोन्स, पोन्स से लगा हुआ होता है सेरेबलम, सेरेबलम, और इसी सेरेबलम के नीचे पाया जाता है मेडुला, और इसके नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है सर मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाए जाते हैं, और इसमें दो तरह के नर्व्स पाए जाते हैं। देखो, तुम्हारा जो फेस वाला साइड है, आगे वाला, इसको कहते हैं वेंट्रल, और जो पीठ वाला साइड है, पीछे वाला, उसको कहते हैं डोर्सल। सब फोटो बना हुआ है, चिंता नहीं कीजिए। कह रहा है सर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या होता है? तो देखो, हारमोनियम बजाते हो तो कहते हो सा रे गा मा पा धा नी सा, दैट इज अ रिदम, एक टोन है। तुम्हारे रेस्पिरेशन का रिदम जानते हो क्या है? इधर ऊपर गए इंस्पिरेशन, नीचे आए, नीचे आए, ध्यान दो, नीचे आए एक्सपीरेशन, और Experience. ये काम हमेशा करते हो, ये काम हमेशा करते हो, बोलो। Yes, sir. दिस इज रिदम, दिस इज रिदम। सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, चाहो ना चाहो खुद ब खुद हो रहा है। उधर लुढ़क गए, सो गए, कुछ भी किए, चल रहा है, ये काम निरंतर चले जा रहा है। दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, एंड हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मेडुला, दैट इज द मेन थिंग। कह रहा है सर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कंट्रोल कराना है, वो भी नॉर्मल, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे कंट्रोल कराना है, कराते हैं सर। जो मेडुला है ना सर, इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कुछ न्यूरॉन आगे की तरफ पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं वेंट्रल नर्व ग्रुप। कुछ न्यूरॉन पीछे की तरफ पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं डोर्सल नर्व ग्रुप। अब देखिए, ये रहा, फोटो में दिखा दिए हैं डोर्सल नर्व ग्रुप, वेंट्रल नर्व ग्रुप, अगले पेज पे बना हुआ है। तो इसमें डोर्सल नर्व ग्रुप होते हैं, वेंट्रल नर्व ग्रुप होते हैं, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ।
डॉर्सल से सिर्फ एक तरह के, जैसे ये डॉर्सल नर्व ग्रुप है, देखो ध्यान से, यहां से जैसे एक फोटो बनाते हैं, यहां से मान लो एक न्यूरॉन निकल रहा है। ये जो न्यूरॉन निकल रहा है ना, जैसे मान लो ये न्यूरॉन जो निकला है, ये न्यूरॉन जो निकला है डीएनजी से, ये न्यूरॉन सिर्फ इंस्पिरेशन करवाएगा, सिर्फ इंस्पिरेशन, सिर्फ इंस्पिरेशन कराएगा। अच्छा, इंस्पिरेशन करवाने के लिए आप जानते हैं डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, पढ़ाए थे Yes, सांस sir. खींचने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. एक्सटर्नल को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ता है। तो ये वाला जो न्यूरॉन है जाके सिग्नल देता है डायफ्राम को। डायफ्राम को मैंने कहा था फ्रेनिक मसल कहते हैं, और उसमें एक जो नर्व जाता है, इसी से एक नर्व निकलता है फ्रेनिक नर्व, और जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, और मेंटेन करता है इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन। क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस ठीक। सर। अच्छा सुनो, जो वेंट्रल नर्व ग्रुप होता है, इससे भी, इसमें से दो तरह के न्यूरॉन्स निकलते हैं, एक इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी। सुनो, कह रहा है कि इसका, जैसे मान लो ये डॉर्सल वाला था, डॉर्सल वाला, इससे न्यूरॉन्स निकले, गए डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा दिए, सांस तुम खींच लिए। अब सांस निकालने के लिए ना किसी भी न्यूरॉन की जरूरत नहीं है, किसी न्यूरॉन की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। तो नॉर्मल जो एक्सपायरेशन करते हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन जिसमें तुम चुपचाप सांस निकालते हो, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई न्यूरॉन का रोल नहीं होता। लेकिन वहीं जबरदस्ती हवा निकाल रहे हो, सांस निकाल रहे हो, इसमें पेट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है, और तब इसका एक्सपायरेटरी न्यूरॉन जाता है। और आप जानते ही हैं एक्सपायरेटरी न्यूरॉन जो है निकल के जाके एब्डोमेन में जाता है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में जाता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ताकि आप क्या कर सके, बोलिए तो। Forceful Expire. expiration. फॉर पूरा Expiration. एक्सपायरेशन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनजी एंड वीएनजी, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? कुछ नहीं सर, सांस दिलवा दिया, ये सिग्नल भेजा। देखो, कोई भी मसल तभी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब न्यूरॉन सिग्नल भेजता है, ऐसे न्यूरॉन निकल रहे हैं डीएनजी से, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन इंस्पिरेशन करा दिया, एक्सपायरेशन अपने आप हो जा रहा है। लेकिन अगर फोर्सफुल कराना है तो वो वीएनजी से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं जो जाके इंटरनल को और एब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो आगे आ जाओ। कहोगे सर फोटो आप कह रहे थे कि बना हुआ है, देखिए फोटो बना हुआ है ऑलरेडी, देख रहे हैं ये वीएनजी, ठीक, इसमें आई ई दोनों दिखाया गया है, वेंट्रल नर्व ग्रुप, ये डीएनजी डोर्सल नर्व ग्रुप, देख रहे हैं, ये डायफ्राम को सिग्नल देता है, एक्सटर्नल को देता है, ये एब्डोमिनल और इंटरनल को देता है, देखिए है सब बना हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक 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 ठीक। अब इसमें ना मेरे को, रुको, इसमें इस पूरे पेज को पहले मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पहले से हैं। हम लोग एक काम करते हैं, बस एक इंसान बना देते हैं, एक छोटा सा इंसान बना देते हैं। दिस इज आगे वाला साइड, इसको वेंट्रल कह रहे हैं, पेट वाला साइड वेंट्रल, पीठ वाला साइड डोर्सल, ठीक। बाकी फिगर आपके सामने है, ठीक, सब लिखा हुआ है। कह रहा है सर पॉन्स क्या करता है? मेडुला का तो समझ में आ गया सर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। पॉन्स क्या करता है? देखो, पॉन्स में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको पॉन्टाइन सेंटर कहते हैं। ये पॉन्स के पिछले हिस्से में है। देखो, जैसे ये पॉन्स है, ये रहा पॉन्स, और आगे नहीं, वेंट्रल साइड में नहीं, वेंट्रल में नहीं, इसके डोर्सल में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। करता क्या है तो ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये तुम सांस ले रहे हो, ऐसे इंस्पिरेशन किए, ऐसे एक्सपायरेशन किए, ठीक, और ये रिदम को कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ऐसे। लेकिन सांस लेने के लिए तो इंस्पिरेशन को शुरू करवाना पड़ेगा, शुरू करवाना पड़ेगा कि नहीं शुरू करवाना पड़ेगा? बोलो, बताते हैं, बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. अच्छा, एक चीज समझो, जैसे मान लो एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, एक टोन में दौड़ रहा है, एक रिदम में दौड़ रहा है, एकदम उसकी रफ्तार है। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घोड़े की रफ्तार धीमी हो जाए, आप लगाम को खींचते हैं, खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? बोलिए। Yes, sir. जैसे घोड़े की लगाम को खींचते हो, हम सांस ले रहे हैं, अब मेरा मन है कि नहीं, थोड़ा सांस को छोटा कर दिया जाए। छोटा करने के लिए देखिए क्या होता है, ये जो पोन्स वैरोली में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये आई न्यूरॉन को, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन को सिग्नल देता है,
चाहे वो डीएनजी का हो या वीएनजी का है। अब दोनों को कहता है कि तुम लोग लगाम को खींचो, इंस्पिरेशन को छोटा करो। इधर देखो, जैसे ये देखो, हम सांस ले रहे हैं, देखना क्या कर रहे हैं। कितना टाइम लगा इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन को छोटा करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी दौड़ के आए, एकदम भाग के आए, देख रहे हैं इंस्पिरेशन छोटा हुआ कि नहीं है छोटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये जो Yes, sir. छोटा फुल इंस्पिरेशन, ये गहरा, और ये छोटा इंस्पिरेशन। अच्छा, इंस्पिरेशन छोटा करोगे तो ब्रीदिंग फास्ट होगा या स्लो होगा? Fast. Fast. तो यही बात ना लिखा हुआ है, बोलो तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, बोलो। Yes. अच्छा, इंस्पिरेशन छोटा करना ही कहलाता है कट ऑफ पॉइंट। कई बार पूछेगा बताओ इंस्पिरेशन को बंद कौन करता है, जैसे सांस को रोको, सांस लेना बंद कर दो, तो रोकता भी यही है, छोटा भी यही करता है। कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बोलो तो समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, कैसे करवाता है? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही सिग्नल देता है। डीएनजी वीएनजी तो आरआर सेंटर ही में ना है, बोलो तो। Yes, sir. अच्छा, एक है इसी पोन्स में एक और सेंटर होता है जिसको एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। पोन्स में छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देगा आपको इस फिगर में। कह रहा है जानते हैं सर, जैसे घोड़ा है, दौड़ेगा तो उसका रिदम, दौड़ेगा तो रिदम, लेकिन सर घोड़ा को लात मारेंगे, घोड़ा को लात मारेंगे तो दौड़ना शुरू करेगा। मतलब अगर घोड़ा को स्टार्ट कराना है तो लात मारना पड़ेगा, और वो लात है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? इंस्पिरेशन को शुरू कराता है, स्टार्ट करा देता है, और उसके बाद सारा ठेका ले लेता है आरआर सेंटर। कौन ले लेता है बोलो तो? आरआर सेंटर ले लिया, आरआर सेंटर ठेका, बोलो बोलो। और इंस्पिरेशन को छोटा करना है, देख रहे हो, इंस्पिरेशन को छोटा किया गया तो ब्रीदिंग फास्टर हो गया। ये कौन करवाया? न्यूमो। Yes, sir. तीनों का फंक्शन समझ में आया? तीन तरह, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एपन्यूस्टिक सेंटर, इंस्पिरेशन को शुरू कराया, और लगाम खींचा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो इंस्पिरेशन को ऊपर नहीं जाने दिया, इंस्पिरेशन को बीच में ही खत्म कर दिया, तो ब्रीदिंग फास्टर हो गया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. खत्म है कहानी, इतना ही है। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा न्यूरल कंट्रोल। कोई दिक्कत न्यूरल कंट्रोल में? बोलिए। नो सर। चलिए, न्यूरल कंट्रोल हो गया। अब आपको पढ़ना है केमिकल कंट्रोल। देखो, कह रहा है सर ऐसा है ना कि हमारी बॉडी में जगह जगह पे तरह तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेंसर पाए जाते हैं। रूम में लगाता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कि कहीं आग लग जाए तो उसका सेंसर, कहीं पानी लीक करने लगे उसका सेंसर। उसी तरह आपकी बॉडी में मान लीजिए आपके ब्लड में कार्बन डाइ, अच्छा ये बताओ, सुनो पहले बात को, तुम्हारी बॉडी में जगह जगह पे कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। कीमो मतलब केमिकल, केमिकल को जो रिसीव करे, जगह जगह पे बॉडी में पाए जाते हैं। ये केमिकल कंट्रोल में मदद करते हैं, बताते हैं कैसे मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम्हारी बॉडी को तकलीफ किससे है? ऑक्सीजन से कि CO2 से? CO2। CO2. अच्छा, CO2 से तकलीफ है, तो जिससे तकलीफ होता है बॉडी उससे सेंसिटिव होता है कि ऑक्सीजन से होगा? CO2। भाई जिससे तकलीफ है उसी के लिए ना हमको सेंसिटिविटी होगा, कि कहेंगे कि नहीं भाई ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, वो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। तकलीफ है CO2 से, CO2 बढ़ेगा तो तुम्हारे बॉडी में रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। Yes, sir. यस सर। अभी अभी तुम लोग पढ़ के आए हो, इधर देखो तो, अगर ब्लड में कहीं CO2 बढ़ रहा था, तो जब ब्लड में CO2 बढ़ रहा था तो तुम लोग को बोले थे कि एक चीज याद रखना, जब जब CO2 बढ़ेगा, ये क्या बढ़ रहा है? देखो तो CO2 के आने से H part. H प्लस। H H प्लस बढ़ रहा है, positive. देख रहे हो, H2CO3 बनाएगा, वो टूट के H प्लस बनाएगा। बोले थे ना कंट्ररी है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तैयार हो तुम लोग सीखने के लिए दूसरा पोर्शन इसका? कह रहा है सर, इधर देखिए सर, बात ऐसा है सर, हमारी बॉडी में दो जगह पे कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक सेंट्रल और दूसरे इधर आजू बाजू में। सेंट्रल कहाँ पे होते हैं तो जानते हैं सर? सेंट्रल कहाँ पे होते हैं? देखो सेंट्रल बताते हैं,
ये है तुम्हारा मेडुला ऑब्लंगाटा। हियर इज योर मेडुला ऑब्लंगाटा। इसी मेडुला ऑब्लंगाटा में ये डीएनजी और वीएनजी है, मतलब ये आरआर सेंटर है। इस आरआर सेंटर के बगल में ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर पाया जाता है। मान लो तुम्हारे ब्रेन में ब्लड गया और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, या फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने से H प्लस ज्यादा है। जैसे ही ज्यादा देखेगा ये रिसेप्टर उसको फील कर लेगा, कहेगा अरे भाई इसके ब्लड में तो CO2 ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है, तो पूरे ब्रेन को चौपट कर देगा। कहेगा इस आरआर सेंटर को, ये जस्ट इसके बगल में है, कहेगा गिव सिग्नल, इसको सिग्नल देगा। ये फील कर लिया कि CO2 ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है। ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर बीच में है, इसीलिए सेंट्रल, इधर बीचों बीच है। फील कर लिया कि CO2 ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है आपके ब्लड में, और तुरंत आरआर सेंटर से कहेगा इंस्पिरेशन को लंबा करो, ऑक्सीजन जाएगा ज्यादा, और कहेगा एक्सपायरेशन को भी लंबा करो, खूब सारा CO2 निकलेगा। बोलो तो Yes, sir. Yes, sir. मतलब जैसे ही सीमो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर फील करेगा कि CO2 बढ़ा है, H प्लस बढ़ा है, कहेगा अपने पड़ोसी से, आरआर सेंटर से कि रे भाई थोड़ा इंस्पिरेशन को तेज करो और एक्सपायरेशन को भी तेज करो, जल्दी जल्दी सांस लो ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए, और जल्दी जल्दी सांस निकालो ताकि ये वाला CO2 निकले। बोलो समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. पढ़ो तो यही लिखा हुआ है। लोकेटेड एडजेसेंट टू आरआर सेंटर, सेंसिटिव टू P, CO2 एंड H प्लस, स्टिमुलेट आरआर सेंटर एंड इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। डेप्थ मतलब गहराई, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा CO2 बाहर। बोलो। Yes, sir. ठीक है, बोलो कोई दिक्कत सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में? किसी को कोई तकलीफ यहाँ पे? नहीं ना? अरे बोलो मेरे भाई, बोलो। No, sir. No, sir. दूसरा जो No, कीमो sir. रिसेप्टर है, वो पाया जाता है ऑर्टिक और कैरोटिड बॉडी में। देखो कीमो रिसेप्टर कोई भी हो, वो CO2 और H प्लस के लिए ही सेंसिटिव होगा जिससे तुमको तकलीफ है, उसके बढ़े हुए अमाउंट से। अपर एरो मतलब बढ़े हुए अमाउंट से। हालांकि ये थोड़ा बहुत PO2 के लिए भी होता है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है कहाँ, वो देखिए। कह रहा है सर फोटो पे बना के दिखाइए। फोटो बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा दिल है, ठीक, और तुम लोग जानते हो ये लेफ्ट एट्रिया है, बहुत तुम लोग समझदार हो, ये लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक बात जानो, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलता है, बड़ा सा ट्यूब निकलता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जानते हो इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं एरोटा। Aorta. एरोटा कहते हैं, Aorta. ऑर्टा कहते हैं। सबसे बड़ा आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है बोलो तो? Oxygenated. मतलब Oxygenated. ऐसा Oxygenated. फैक्ट्री है, एक ऐसा फैक्ट्री है जिससे पूरी बॉडी को फ्रेश माल सप्लाई हो रहा है। मान लीजिए इस एरोटा में किसी दिन CO2 ज्यादा हो गया या फिर H प्लस ज्यादा हो गया, अब इस फैक्ट्री से ही गलत खून आ रहा है, तो फैक्ट्री में चेक पॉइंट होता है देखने के लिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखिए चेक पॉइंट कहाँ है। कह रहा है पढ़े होंगे बचपन में, चांद होगा आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जैसे ये देखे होंगे, ऐसे कहा जाता होगा, टीचर कहता होगा ऐसे आर्क बनाओ। आर्क मतलब समझते हैं, ऐसे 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 आर्क बनाओ। एरोटा जहां घूमता है, एरोटा जहां ऐसे घूमता है, इसको कहते हैं एरोटिक, एरोटिक आर्क। इसको एरोटिक आर्क कहते हैं। घूमता है, दिखते हैं घर के लोग सामने आर्क बनवाते हैं, ऐसे आर्क बनवाते हैं, ऐसे घूमता है, घूमता है। Yes, sir. यहां पे लगा होता है रिसेप्टर, ठीक। अब इस ब्लड में अगर इन भाई साहब को CO2 या H प्लस ज्यादा मिला, अगर ज्यादा मिला, तुरंत ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर इसी ऑर्टा से ना ब्रांचिंग निकलता है जो बॉडी के अलग अलग हिस्से को सप्लाई होता है। अब देखिए इस ऑर्टा की ब्रांचिंग क्या कहलाती है? इस ऑर्टा की ब्रांचिंग कहलाती है आर्टरी। देखो अगर तुम दिल की पोजीशन को देखोगे तो यहाँ है तुम्हारा दिल, इससे एक ट्यूब निकला एरोटा, और यहाँ से एक उसी एरोटा से ट्यूब निकला जिसको आर्टरी कह रहे हैं। और वो आर्टरी तुम्हारे फेस को, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। जानते हो ये आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी। ऑर्टा जो है हम आगे अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, आर्टरी में टूटता है, तुम्हारे चेहरे को और ब्रेन को ब्लड देता है। पता चला अगर CO2 बढ़ा होगा तो इस ब्लड में भी बढ़ा होगा। भाई ब्रेन सबसे सेंसिटिव पार्ट है, अगर ब्रेन में ही, मेन सिस्टम में ही तुम्हारे अगर डिफेक्ट करवा दिया जाए, H प्लस और CO2 वाला ब्लड बढ़ा दिया जाए, तो ब्रेन तो तुम्हारा कहेगा टाटा बाय बाय। इसीलिए इस कैरोटिड आर्टरी के ज्वाइंट
ब्रांच पे भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनको कैरोटिड बॉडी कहते हैं, बॉडीज कहते हैं। और जो ऑर्टिक आर्च पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनको ऑर्टिक बॉडीज कहते हैं। काम एक ही है, बढ़े हुए CO2 और H+ को फील करना और सिग्नल देना RR सेंटर को कि भाई सांस गहरा लो और थोड़ा तेजी से लो ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आए, और सांस गहरा छोड़ो ताकि CO2 भी ज्यादा निकले। बोलिए, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. देखिएगा, दोनों के बगल में सेम ही फंक्शन हम दिखाए होंगे, फोटो बना हुआ है ऑलरेडी, है ना सेम। ऑर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज क्या है, समझ में आया? सब Yes, लिखा sir. हुआ है। Yes, sir. मैंने कहा कि क्योंकि रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता ही नहीं है, ऑक्सीजन से आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका एनसीईआरटी लिखता है कि उसका रोल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। एनसीईआरटी की लाइन, कोई तकलीफ किसी को? बोलो। No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये सब क्या है? हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स भी है, हिक्कप भी है। एक काम कीजिएगा, ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी वाला पढ़ा दे या छोड़ दे? छोड़ दो, एनसीईआरटी में नहीं है। तुम लोग खुद से पढ़ लोगे इसको? Yes, sir. Yes, पढ़ sir. लेना। नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। मतलब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाने में टाइम लगता है बहुत, फिर चैप्टर फंस जाता है एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ने में। नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखिएगा। नहीं समझ में आएगा ना, मेरे पास भेजिएगा मैसेज कि सर एक बार थोड़ा बोल दीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे भी पढ़ाते हैं ऑडियो हम व्हाट्सएप पे भेज दिया करेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? और नहीं पढ़ना चाहिएगा तो इग्नोर कीजिएगा। देखो, चैप्टर हो चुका है ऑफिशियली समाप्त। तुम्हारे एनसीईआरटी में 3 बीमारी दिया हुआ है। कौन कौन सा 3 बीमारी दिया हुआ है हम पढ़ाते हैं। एक है एस्थमा। एस्थमा के बारे में बताते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है। देखो, हर किसी की शरीर जो है ना किसी चीज के लिए सेंसेटिव होती है। जैसे होता क्या है ना कि देखे हो, मतलब कई लोग होते हैं नखरेबाज। तो हर किसी को आदत होती है किसी ना किसी चीज से नखरा दिखाने की। मान लीजिए आपका आदत है कि नहीं भाई, आइसक्रीम नहीं मिला तो लगे रोने गाने, घर में तांडव मचाने। छोटा बच्चा है, किसी को खिलौना नहीं मिला तो खिलौना के लिए नाटक करने लगा। ऐसे ही हर किसी की बॉडी किसी ना किसी चीज के लिए नाटक दिखाती है, ड्रामा करती है। अब बिना मतलब का ड्रामा करती है। जैसे मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी सेंसिटिव है डस्ट से। उसी धूल में क्रिकेटर सब खेल रहा है तो सबको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी को धूल मिलते ही नखरा दिखाने लगता है, सेंसिटिवनेस शो करता है। मान लो धूल से इसको तकलीफ कम था, नाटक ज्यादा करता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, लगेगा ड्रामा करने की भाई हमको इससे दिक्कत है, जबकि एक्चुअली में बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है, मेरी बॉडी को बस दिक्कत है। तो हर किसी की बॉडी किसी ना किसी चीज के लिए नखरा शो करती है, और जिस चीज के लिए नखरा शो करती है वो चीज कहलाता है एलर्जेन। एलर्जेन आपकी बॉडी में कॉज करता है बेमतलब का हाइपर सेंसिटिवनेस। हो सकता है मेरे को डस्ट से प्रॉब्लम है, तुम्हारी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, तुम्हारा बॉडी कह रहा है क्या है भाई, पैदा लिए धूल में मरेंगे, धूल में मिट जाएंगे, मिल जाएंगे एक दिन मिट्टी में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी को मिर्च से हो सकता है किसी को धूप से हो। मतलब अलग अलग लोगों की बॉडी अलग अलग चीजों के लिए एलर्जन हो सकती है। अगर आपको वो एलर्जन दे दिया गया, मान लीजिए कि हमको धूल मिला बहुत ज्यादा, या फिर पॉलन मिला, या फिर वो दवाई मिला जिससे हमको तकलीफ है, तो जाके वो क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज कराता है। हिस्टामिन रिलीज की वजह से पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं, जगह जगह पे इन्फ्लामेशन होता है, पढ़ाए हैं Yes, sir. Yes, इन्फ्लामेशन। sir. इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये जो रास्ता है ये नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है। देखो, जैसे ये माउथ है, ये बड़ा सा माउथ है, इससे ऐसे हवा जा रहा है तो आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसके रास्ता को नैरो कर रहे हैं आवाज आ रहा है। होता क्या है कि जब आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में नैरोइंग होती है स्वेलिंग की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, होता कब है इन्फ्लामेशन, जब आप एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं। अब होता क्या है कि उसकी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो घड़घड़ाहट की आवाज आती है, वीजिंग साउंड आती है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होता है। इसी चीज को एस्थमा कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? Yes.
सर बहुत Yes, ज्यादा sir. डिटेल नहीं पढ़ना है। क्लास 12th एलर्जी टॉपिक में वापस एस्थमा पढ़ाएंगे, कोई तकलीफ? एनसीईआरटी के लाइंस लिखे हुए हैं, देख लीजिए। नो चलो दूसरा जो बीमारी है वो ध्यान से समझो। अच्छा देखो, दूसरा बीमारी है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा क्या है? इज अ इज अ is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased। देखो मान लो तुम बीड़ी पी रहे हो, और बीड़ी पी रहे हो तो ये जो एल्व्यूलाई है, जैसे ये एल्व्यूलाई सब है, ये एल्व्यूलाई सब है, ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो जितना एल्व्यूलाई घटेगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगा तो तुम्हारी वेंटिलेशन कम होगी, समझ रहे हो, ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा। ये इम्फाइसेमा कहलाता है। बोलो तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इम्फाइसेमा के बारे में एक बात जानिए। इम्फाइसेमा के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल जानिए जो हम आपको समझाते हैं। पहले तो वो समझिए क्या होता है इम्फाइसेमा का मतलब। इम्फाइसेमा का हम मतलब समझाते हैं। अब ये चीज हम यहाँ लिखे हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल इसका समझा देते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखो, अगर मैं इम्फाइसेमा की बात करूं तो इम्फाइसेमा का मतलब होता है, इम्फाइसेमा का मतलब होता है मीन्स फुल ऑफ एयर, मीन्स फुल ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, पेशेंट को एक्सपायरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, क्यों होता है? बिकॉज बिकॉज इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई एल्वियोलाई डिक्रीजेज। इधर देखो, फोटो पे समझो। ये तुम्हारा, देखो ध्यान से, मान लो ये एल्व्यूलाई है, ठीक, मान लो ये एल्व्यूलाई है, ठीक। एक तो ये हो रहा है कि ये एल्व्यूलाई डैमेज, ये एल्व्यूलाई डैमेज, ये एल्व्यूलाई डैमेज। डैमेज तो उतनी दूर डैमेज सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। मान लो तुम सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, ठीक है, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, एल्व्यूलर वॉल डैमेज, तो क्या वहां गैसियस एक्सचेंज होगा? No, sir. No, sir. गैसियस एक्सचेंज। अच्छा मान लो इस पेशेंट ने सांस लिया, ऐसे हवा लिया, हवा आया, हवा आया, एयर आया, ठीक। अब तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा लंग या एल्व्यूलाई इलास्टिक है, अगर उसमें हवा भरोगे बलून की तरह तो फूलेगा, और रिटर्न रिक्वाइल करता है कि नहीं करता है? बोलो तो, करता है कि नहीं करता है रिक्वाइल? Yes, sir. अरे भाई, रिक्वाइलिंग आता कहां से है? एल्व्यूलाई की वॉल में इलास्टिसिटी है, अगर उसको खींचिएगा तो रिक्वाइलिंग शो करेगा, वो मतलब हवा निकालेगा। अगर एल्व्यूलाई रिक्वायल ना करे तो क्या हवा निकलेगा यहां से? बोलो तो। No, नो sir. सर नहीं निकलेगा। मान लो एक बलून था, तुम उसको फुला दिए, फूल गया बलून, अब पता चला ये बलून रिक्वायल ही नहीं कर रहा है। अब बलून नहीं रिक्वायल करेगा तो हवा तो तुम भर दिए, हवा तो तुम भर दिए, लेकिन उस बलून की इलास्टिसिटी खत्म हो जाने की वजह से बलून में से हवा नहीं निकलेगा। हवा नहीं निकलेगा तो बलून भरा हुआ रह जाएगा। यही बीमारी है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में एल्व्यूलाई की इलास्टिसिटी खत्म, इलास्टिसिटी खत्म तो हवा तो भर दीजिएगा लेकिन हवा नहीं निकलेगा, पेशेंट का एक्सपायरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। पढ़िए, यही कहानी लिखा हुआ है। Yes. कोई दिक्कत? Yes, sir. बोल मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. नो सर अच्छा, अगला जो बीमारी है ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो इसमें बहुत तामझाम नहीं करेंगे। जैसे मान लो हम लोग भी उसी में आते हैं, जैसे चौक ओक से पढ़ाते हैं तो दिन भर हम लोग के फेफड़ा में घुसते रहता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है। और उसी तरह मान लो कोई इंसान है जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जहाँ पे शीशा को काटा जाता है तो उसका बुरादा निकलता है, कोयला के खदान में काम कर रहा है। इस सब इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, दिन भर लंग में, उसके फेफड़ा में क्या घुसते रहता है? धूल कण बुरादा, ऐसा चीज सब घुसते रहता है। तो देखिए होगा क्या। अब मान लीजिए एक काम कीजिए, तो ये एम्फाइसेमा वाला लाइन थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ये छूट गया है बाय मिस्टेक। नहीं तो हम भेज देंगे, छोड़ो हटाओ, हम भेज देंगे इधर। हम ले सब लिया. ठीक ठीक हम भेज देंगे, वैसे चिंता नहीं करो, साइड में भी वही चीज लिखा हुआ है। इधर आ जाओ। मान लो ये तुम्हारा लंग है, ध्यान दो, ये तुम्हारा लंग है और तुम धूल वाले इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, डस्ट घुस रहा है तुम्हारे फेफड़ा में, ठीक। डस्ट ऐसे जमा हो रहा है, बार बार ऐसे डस्ट जमा हो रहा है। तो देखो तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जैसे मान लो हम रोड पे गए,
रोड पे गए, बहुत सारा धूल इनहेल कर लिए, धूल इनहेल कर लिए, तो म्यूकस देखते हो, धूल उल में से घूम के आओगे तो खांसी सर्दी होता है, खूब सारा म्यूकस बनता है, उसको तुम निकाल देते हो तो निकल जाता है। ये है तुम्हारा इम्यून सिस्टम का काम, कि जब तुम धूल उल ज्यादा लेते हो तो म्यूकस ज्यादा बनता है और धूल सबको पकड़ के बाहर निकाल देता है तुम्हारा बॉडी। तो देखो, मान लो तुम अब एक दिन गए रोड पे, 2 दिन गए, खूब सारा धूल लिए, बॉडी म्यूकस बना रहा है, दिन भर कफ वफ निकाल रहे हो, नाक से भी कफ निकाल रहे हो, मुंह से भी निकाल रहे हो, बाहर हो गया। अब मान लो दिन भर तुम धूले वाले इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बेचारा इम्यून सिस्टम कहेगा भाई कितना म्यूकस बनाए, नहीं ओवरकम कर सकता है आपका इम्यून सिस्टम, उतना म्यूकस नहीं बनता है। अब नहीं बनता है तो धूल फेफड़ा में जमा होने लगेगा, निकलेगा नहीं। अब नहीं निकलेगा तो लंग की जो अपनी ओरिजिनल लेयर होगी वो कोशिश करेगी उससे बाहर निकलने की। जैसे होता है ना, एक पेड़ है, उसके ऊपर तुम मिट्टी जमा कर दिए, जमा दिए, एक छोटा सा पौधा था, मिट्टी डाल दिए, अब पेड़ निकलने की कोशिश करेगा, अब पेड़ निकलने की कोशिश करेगा। उसी तरह से लंग इस मिट्टी के परत को, इस डस्ट को हटाने की कोशिश करेगा, और अंदर से लंग में फाइबर्स बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे बोलो तो? फाइबर। फाइबर। इस घटना को फाइबर। कहते हैं कि फेफड़ा बचाने के लिए फाइबर बढ़ाने लगेगा, हटाने के लिए उस धूल को जो जमा हुआ है। फाइब्रोसिस कहते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। यस फाइब्रोसिस की सर। वजह से लंग में जगह जगह पे रेड स्वेलिंग देखने को मिलेगा, सीने में तेज दर्द भी होगा। बोलो तो। ओके सर। यस पढ़ो सर। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? प्योर एनसीईआरटी के लाइंस देखो। अकर्स इन पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग, जहां किसी चीज को तोड़ा फोड़ा जाता है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, जहां बहुत ज्यादा धूल प्रोड्यूस होता है, इतना धूल कि तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म इस धूल से पूरी तरह से कोप अप नहीं कर पाएगा। कितना म्यूकस बनाए, अगर तुम सीमेंट इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो, म्यूकस बना के दिन भर म्यूकस नहीं ना निकालते रहोगे, समझ रहे हो बात को? कोप अप नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे तुम लॉन्ग एक्सपोजर में हो तो तुम्हारे लंग में इन्फ्लामेशन होगा, फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस क्या है? फाइबर के टिश्यूज का बढ़ना, प्रोलिफरेशन मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बढ़ना, जिसकी वजह से लंग में सीरियस डैमेज होगा। और ये होता है सिलिका इंडस्ट्री में, एस्बेस्टस इंडस्ट्री में। सिलिका कहते हैं जहां पे शीशा को काटा जाता है, शीशा को काटा जाता है तो उसके फाइन बुरादे निकलते हैं और वो भी लंग में जाके जमा होते हैं, और उससे होता है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। दिस वाज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। मैंने सब पढ़ा दिया है। कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, कुछ और टर्म्स भी हैं, आप अपने मॉड्यूल में कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, उनको एक बार देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से कहिएगा, क्वेश्चन वहां से नहीं आता है। एक डिसऑर्डर है जो हम थोड़ा सा अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे, अगर हो जाए तो बोलिए कि हो गया। एक जो इस बार क्वेश्चन आया है वो बताते हैं। हो गया ये? बोलिए तो। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक। Yes, sir. अच्छा, अच्छा, ये सिलिका डस्ट यहाँ पे भी फाइब्रोसिस ही दिखाया गया है, किसी बैच में पढ़ाए होंगे। देखते हैं कौन सा डिसऑर्डर है अगला। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, अच्छा इसमें भी पढ़ाए हुए हैं इस बैच में। अच्छा, ये तुम लोगों का बैच का नहीं है नोट्स। इधर देखो, एक चीज जानो, समझाते हैं। जैसे मान लो तुम इधर अभी जम्मू में हो, ठीक, जम्मू में हो, तो जम्मू है प्लेन इलाका, यहाँ पे खड़े हो, ठीक, ये प्लेन इलाके में खड़े हो। एक दिन तुम थोड़ा खुश हो गए, मान लो किसी के साथ हो, और चले गए उधर नत्था टॉप में। ये गए तुम नत्था टॉप में। ये जानते हो कहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है? तुम्हारे क्वेश्चन इस साल आया था, और कहाँ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है। नत्था टॉप पे चले गए, नत्था टॉप पे गए हैं तो आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं, हाइट पे गए हैं कि नहीं गए हैं? यस सर। एल्टीट्यूड पे इधर जाके खड़े हो जाइए नत्था यस सर। टॉप पे, ठीक। अब हुआ क्या, सुनिए। एटमॉस्फेयर इतनी ऊपर है, मान लीजिए, एटमॉस्फेयर समझते हैं? Yes, बोलो। sir. तुम्हारे यस सर के सर। ऊपर जो हवा है, ये इंसान जो जम्मू में खड़ा है, इसके सर पे इतना हवा का दबाव है कि नहीं? एयर प्रेशर बोलो तो, इतना हवा ऊपर माथे पे पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा Yes, हुआ है? sir. यस सर। अच्छा, जब नत्था टॉप पे जा रहा है तो हवा का दबाव कम हो रहा है या घट बढ़ रहा है? कम हो रहा है. कम हो अब रहा है। इससे बढ़िया तुम क्या समझोगे? यहाँ एयर प्रेशर ज्यादा, यहाँ एयर प्रेशर कम, तो हाइट पे जाते हो, हाइट पे जाते हो तो हवा का दबाव घटता है।
हवा का दबाव घटेगा तो हवा का दबाव घटेगा तो ऑक्सीजन भी कम होगा कि नहीं होगा, बोलो तो। Yes, 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 sir. Yes, sir. sir. PO2 भी Yes, कम sir. होगा। इस इंसान को ऑक्सीजन की कमी होगी, इसको कहते हैं हाइपोऑक्सिया। हाइपो मतलब लेस, यूनिवर्सल होता है, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कमी होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, अगर sir. अगर अगर Yes, ये sir. चाहता है इंसान की नहीं हम नत्था टॉप के ही बन के रह जाएं, वहीं पे बस जाएं, तो अब क्या होगा, इसकी बॉडी अडॉप्ट करेगी। ऑक्सीजन की कमी है इस हाई एल्टीट्यूड पे, तो इसका बॉडी ऑक्सीजन को पकड़ने वाला मॉलिक्यूल बढ़ाएगा। ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है तुम्हारे बॉडी में? Hemoglobin. हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। आरबीसी बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। हेमोग्लोबिन कैसा मॉलिक्यूल होता है, बोलो तो? कैसा होता है? Red. रेड। देखते हो पहाड़ी इलाके के लोग का गाल गुलाबी होता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? Yes, sir. Yes, काहे sir. गुलाबी गाल होता है, रोजी Yes, चिक्स sir. होता है? क्योंकि hemoglobin Hemoglobin की ज्यादा। वजह से। बस, इन ऑर्डर टू ट्रैप मोर ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ HB एंड RBC इज इंक्रीज्ड। अच्छा, पहाड़ पे जब गया ये इंसान, ऑक्सीजन की कमी से सफर किया, इसकी वजह से इसको बेहोशी भी आएगा, चक्कर भी आएगा। इसी को ना अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, बोलो तो, या माउंटेन सिकनेस कहते हैं। हालांकि ये लद्दाख में होता है। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में जगह का नाम बदल के उधर रोहतांग रोहतांग का नाम लिख के दिया होगा आपके उधर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में। इस साल का क्वेश्चन ये असर्शन रीजन में शायद आया था। ठीक है, खत्म करें कहानी। Yes, sir. Sir, लेकिन यस सर। कुछ ठंडी जगह पर भी होता है ना। ठंडी जगहों पे भी होता है, तो ठंडी जगह जनरली हाइट पे ही तो होते हैं, लद्दाख वगैरह में होते हैं। सिर्फ ठंडी जगह पे पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक। Yes, sir. नहीं सर, मतलब कुछ प्लेन कंट्रीज भी है ना जहाँ पे बर्फ भी पड़ती है, तब भी उनके गाल गुलाबी रहते हैं, तो हाँ हाँ, वो तो है ही। जनरली जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ के लोग गोरे होते हैं, वो ठंड की वजह से होता है। ठीक है, ज्यादा आप कहिए कि ब्लड का फ्लो भी ज्यादा होता है, इस वजह से भी होता है। हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है ठंडे इलाके में। ठीक, चले आगे। ये सब अपना Yes, sir. देख लीजिएगा। ये सब डिजीज के बारे में आपके मॉड्यूल में एक्स्ट्रा दिया होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं पढ़ा रहे हैं। ये वाला था, पढ़ा दिए आपको। जानना 3 ही बीमारी था। चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. चलिए अब नया चैप्टर पढ़ते हैं। नया चैप्टर पढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। एनसीईआरटी से मैंने पढ़ा दिया है। लास्ट की कुछ चीजों को मैंने, वो फिजियो नहीं है, डिसऑर्डर है, वो तो जितना पढ़ोगे उसका कोई अंत नहीं है। कुछ नोट्स में है, कुछ मॉड्यूल में है, तुम लोग अपना देख लेना। आते हैं, आपको हम पढ़ाएंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्योंकि आज का लेक्चर 25 मिनट बचा हुआ है, और आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा नोट्स पे पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा नोट्स पे पढ़ाएंगे। अगले दिन से पूरा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, क्योंकि नोट्स में थोड़ा ज्यादा है, लिख के पढ़ाएंगे। आपको जो पीडीएफ देंगे आप उसका चिंता नहीं कीजिएगा, पूरा क्लासरूम वाला पीडीएफ देंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। सिर्फ आज का लेक्चर, क्योंकि उसमें लिखना बहुत है आज के लेक्चर में, आप खुद भी देखोगे कि कितना लिखना है। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए ना, पानी पी लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ब्रीदिंग के क्लास नोट्स को मैं भेज दूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। कुछ टर्म्स होंगे, हाइपोक्सिया मैंने बता दिया, एक होगा यूपनिया होगा, एक होगा डिपनिया होगा। ये सब नोट्स आपके मॉड्यूल में सबसे लास्ट में दिया होगा, पढ़ लीजिएगा। ये सब एडिशनल चीजें हैं, बताने जाएंगे तो सब में 5-5 मिनट 7-7 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मेरा आदत है जो भी बताएंगे पूरा मतलब उसको डिटेल में ही बताते हैं, कम नहीं बताते हैं। उस चक्कर में एनसीईआरटी से ज्यादा हो जाता है, आप याद भी ज्यादा रखते हैं, इसलिए वहां कट कर लिए हैं। ठीक है, दिक्कत है ना, हम कम बता के सेटिस्फाइड नहीं रह सकते हैं। हर टॉपिक पे अगर इधर डिसऑर्डर पे हाथ लगाएंगे तो सबके बारे में एक मतलब आधा आधा घंटा लेक्चर हम दे सकते हैं, अकेले हिक्कप पे आधा घंटा लेक्चर दे सकते हैं। तो अब वो क्या होता है, फिर वहां मेरे से कट नहीं हो पाता है। एक बार सर, आप आप लोग कट रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? और भी No, किसी sir. को आवाज ब्रेक हो रही है क्या? चलो वीडियो ऑफ कर देते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं अगर आवाज दिक्कत हो रही है तो। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे। सिर्फ आज की लेक्चर पीडीएफ पे कल से लिख के पढ़ाएंगे, लिख के ही पढ़ना है, या बैलेंस्ड रहेगा, दोनों मिक्स करके पढ़ा जाएगा। समझने वाला पोर्शन लिख के और देखने वाला पोर्शन अंडरलाइन करके। कह रहा सर बॉडी में दो यस तरह के सर। फ्लूइड होते हैं बॉडी में सर। अच्छा हाँ, आप लोगों से रिव्यू भी तो लेना था। ये बताइए, आप लोग इस तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजी में कंफर्टेबल हो, थोड़ा लिख के थोड़ा हाईलाइट करके, यस या पूरा सर। लिख के पढ़ाया जाए? Yes, sir.
मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ सर। पीडीएफ बैलेंस रखा जाए, है ना, समझाने वाला पोर्शन समझा के, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, वो मैं कर दूंगा, और Yes, sir. समझाने वाला पोर्शन अलग से भेज दिया करेंगे और हैंड रिटन पीडीएफ अलग से भेज दिया करेंगे। आप जैसा चाहिएगा आपके लिए अवेलेबल होगा। देखो दो तरह के फ्लूइड होते हैं, जैसे मान लो ये एक सेल है, मान लो ये दूसरा सेल है। कह रहा है सर कुछ फ्लूइड सेल के अंदर होगा और कुछ फ्लूइड इन सेल्स के बीच में होगा। तो सुनिए सर, कह रहा है अगर सेल के अंदर हुआ फ्लूइड, अगर सेल के अंदर हुआ तो इसी को ना कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और अगर सेल के बाहर हुआ तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कह रहा है सर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसका टाइप होता है, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटर का मतलब होता है ये रहा इन बिटवीन, इंटर का मतलब बताए थे ना, इन बिटवीन, बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। देखो ये जो फ्लूइड होता है सेल्स के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। 2 सेल 3 सेल 4 सेल टिश्यू बनाता है, उनके बीच में होता है। दूसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका ब्लड का प्लाज्मा होता है, लिम्फ का प्लाज्मा होता है, नाम बस सुन लीजिए। सीएसएफ होता है जिसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो आपके ब्रेन के वेंट्रिकल में होता है। आपके आंखों में भी फ्लूइड पाया जाता है जिसको इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड कहते हैं। एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, नाम सुने हैं? Yes, sir. हाँ। इसके बाद Yes, sir. सीरस फ्लूइड होता है। आप पढ़ के आए हैं सीरस फ्लूइड के बारे में, आपके लंग के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंट्रा प्लूरल फ्लूइड था। यस सर। Yes, sir. सर फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यहाँ का वाईफाई चला गया था, मेरे को पता है। वाईफाई किसी ने बंद कर दिया था नीचे, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है, देखिए तो। यस सर। Yes, sir. अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है, जहां से गया था Yes, वहीं से sir. पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। तो 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 सीरस फ्लूइड मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। कई फ्लूइड आपके जॉइंट्स के बीच में होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और आपके पेट में जो फ्लूइड होता है उसको डाइजेस्टिव फ्लूइड कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ये टाइप है, ये सब तामझाम है। कह रहा है हायर ऑर्गेनिज्म में सर 2 तरह का फ्लूइड पाया जाता है, एक ब्लड एक लिम्फ। चलिए शुरू करते हैं ब्लड पे, आइए। कह रहा है सर ब्लड, देखो ये सब लिखना ही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम खुद कहोगे। आवाज अगर ब्रेक होगा तो बताइएगा। कह रहा है सर ब्लड क्या है? कलर लाल, अमाउंट 5 लीटर, पीएच अराउंड न्यूट्रल, टेस्ट सर नमकीन। स्लाइड्स नहीं कह रहा है ये दिख सब। रही। हाँ सर। अच्छा, ठीक 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 ठीक। नेट चला गया है, नेट चला गया है, फोन से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं, नीचे से बंद कर दिया है लोग, हमको लग रहा है। हाँ शायद तभी तो नहीं आया। ये लोग कुछ कर रहा है, लोग बंद कर दिया है, लोग हम फोन से। देखो तो आवाज आ रहा है, नेट ही बंद कर दे रहा है सब, पता नहीं क्या सर कर रहा है सब। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है सर। यस सर, यस आवाज सर। आ रही Screen स्क्रीन हम visible स्क्रीन शो नहीं कर है. देते हैं। ठीक 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 ठीक, हम स्क्रीन शो करते हैं, स्क्रीन शो। वो फोन से कनेक्ट किए हुए हैं, नेट आ नहीं रहा है, ये लोग नेट बंद कर दिए हुए लोग, पता नहीं क्या चक्कर है। देखिए तो अब स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। दिख रहा यस है? सर। ठीक। अब बताने की जरूरत नहीं है। अरे यार, ब्लड का कलर लाल, अमाउंट 5 लीटर, पीएच 7, टेस्ट नमकीन। ब्लड में क्या होता है सुनो, कई बार बोले हैं ब्लड में 2 चीज होता है। एक होता है ब्लड का प्लाज्मा। ब्लड का प्लाज्मा करीब करीब
55 से 60% होता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा होता है ब्लड का सेल, जिसको कभी भी सेल लिख के नहीं आएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट लिख के आएगा, जो कि 40 से 45% होता है। सवाल नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a formed element? जवाब कोई नहीं दीजिएगा जब तक हम ना बोले, जब तक हम ना बोले जवाब नहीं दीजिएगा। हमको किसी से पूछ लेंगे, हम रैंडमली किसी से पूछेंगे, हम रैंडमली किसी से पूछेंगे, जवाब नहीं दीजिएगा। अगर आता है तो चुप रहिएगा। हाँ जी, हमारे बैच में बड़े सारे बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत कम इंटरेक्ट करता हूँ। ऐसे तो किसी बच्चे से हम ज़्यादा बात कर नहीं पाते हैं, मजबूरी है। आज मैं बात करना चाहता हूँ, देखने दीजिए किससे बात किया जाए। पुनीत, पुनीत शर्मा, सुन रहे हैं पुनीत? पुनीत देख रहे हैं? बच्चा सब इसी में ना पता चलता है कि बच्चा सब है कि नहीं मीटिंग में। आप लोग भी देखिए। हाँ जी, वर्षा देवी, वर्षा देवी आप सुन पा रही हैं? यस सर। सुन पा रही हैं? बताइए आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन का जवाब बताइए वर्षा। चलिए, विदुर परिहार, विदुर सुन पा रहे हैं? यस सर। आंसर बताइए। सर डी। डी, ठीक है, विदुर साहब का कहना है डी। शबनम अख्तर, शबनम अख्तर यस सर। आपके हिसाब से आंसर क्या डी सही है? नो सर। नहीं सही है शबनम के हिसाब से। ठीक है, आते हैं पूजा देवी, आपके हिसाब से क्या शबनम सही कह रही हैं? नो सर, डी इज राइट। डी इज राइट। देखिए, तो आते हैं, बहुत ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बीच बीच में हम पूछते हैं ताकि आप लोग अटेंटिव रहिए। इसे होता नहीं है, लेकिन देखिए ध्यान से। पहले तो जानो, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है ब्लड का सेल। सुनिए शबनम, इधर ध्यान से सुनिए, सेल कितने तरह के होते हैं शबनम ब्लड में? यस सर, सुन रही हूँ। कितने तरह के होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीन ही तरह के ना सेल होते हैं ब्लड में शबनम, बताइए तो। यस सर। यस सर। अब देखिए तो आंसर क्या होगा? सर डी पार्ट। ठीक, सुनिए, पूछेगा यही सवाल कि इनमें से कौन फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है। अब ये थोड़ी ना लिखेगा इनमें से कौन ब्लड सेल नहीं है। तो आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ब्लड के सेल हैं, फाइब्रिनोजेन नहीं है। पता चल रहा जवाब सबको? बोलिए। सर। यस सर। यस सर। गारंटेड Yes, sir. सवाल। अच्छा Yes, sir. आइए, अब कह रहा है कि सर सेल तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, सेल पढ़ना ही है डिटेल में, जरा आते हैं प्लाज्मा क्या है। तो कह रहा है प्लाज्मा तो ही तो वो है जो ब्लड को फ्लूइडिटी देता है, बहने का नेचर देता है। सेल्स थोड़ी ना बहते हैं, प्लाज्मा बहता है। अरे प्लाज्मा अगर बहता है तो है क्या इसमें? तो प्लाज्मा में होता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले पानी। इनफैक्ट ब्लड का प्लाज्मा, इनफैक्ट ब्लड का प्लाज्मा 90 से 92% पानी है, मतलब पूरा प्लाज्मा पानी ही पानी है। हाँ, ये जरूर है कि इस प्लाज्मा में थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट 7 से 8% पाए जाते हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के डेटा कह रहा है। कौन कौन से? ऐसे तो कई प्रोटीन्स होते हैं, आपको 3 प्रोटीन एनसीईआरटी से पढ़ना है। एक जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन के बारे में इसी चैप्टर में पढ़िएगा। इसको बनाता आपका लिवर है और ये मदद करता है खून को जमाने में, क्लॉटिंग में, याद रखिएगा। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ध्यान रखिएगा, मेन रोल होता है इसका डिफेंस में। अल्फा और बीटा आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में गामा ग्लोब्यूलिन पढ़ाए हुए हैं। जो ग्लोब्यूलिन में गामा ग्लोब्यूलिन होता है एक्चुअली एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी है तो काम तो यही होगा ना, डिफेंस। तो 2 प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ लिया, फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन डिफेंस। बोलिए समझ में आया? यस सर। यस सर। ये वो पोर्शंस है जहां एनसीईआरटी से क्वेश्चन हिट होते हैं, इसीलिए। तीसरा जो है वो है एल्ब्यूमिन। 3 ही तुम्हें पढ़ने हैं फिलहाल।
एल्ब्यूमिन ये मदद करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। ऑस्मोटिक बैलेंस कहने का मतलब है, ऑस्मोसिस वर्ड यूज होता है वाटर के लिए, वाटर के बैलेंस में, ब्लड में वाटर के बैलेंस का ख्याल रखता है। कैसे रखता है आगे पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। अब तक आपने क्या पढ़ा कि सर ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा सेल, सर प्लाज्मा कितना, तो 60%। सर ये प्लाज्मा है क्या, तो प्लाज्मा है पानी ही पानी। सर इसमें तो 90 से 92% सिर्फ पानी पानी होता है। दूसरा सर प्रोटीन्स होते हैं 3, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग में, ग्लोब्यूलिन डिफेंस में, और एल्ब्यूमिन पानी के बैलेंस में, ऑस्मोटिक बैलेंस में। मैं उम्मीद करूं इस दूसरे नंबर पेज में आपको कोई तकलीफ नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक यस ठीक सर। ठीक ठीक। देखो जो जो फिजियो होगा वहीं पे एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे, रटने वाला पोर्शन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाएंगे। कह रहा सर प्लाज्मा में और जानते हैं क्या होता है? प्लाज्मा में आपके ब्लड में ही, प्लाज्मा में घुला हुआ होता है ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज होता है तो सुनिए, हर 100 मिलीलीटर ब्लड में 80 से लेकर 180 मिलीग्राम तक ग्लूकोज पाया जाता है। जैसे ये ब्लड है, ब्लड है, ध्यान दो, ये मान लो ब्लड वेसल है, ध्यान दो ये ब्लड वेसल है। इसमें 3 तरह का सेल हो गया, एक आरबीसी हो गया, ठीक, एक आरबीसी हो गया। सुनो अब फोटो पे देखो, मान लो एक डब्ल्यूबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया, एक छोटा छोटा प्लेटलेट हो गया, और रेस्ट जो बचा वो पानी है। मान लो रेस्ट जो है वो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा है। उसी प्लाज्मा में प्रोटीन वगैरह है, पानी है, और इसी प्लाज्मा में घुला हुआ होता है ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज, तो 80 से लेके 180 मिलीग्राम तक हर 100 ml ब्लड में। कह रहा है जब तुम खाना नहीं खाते हो तो बाहर से ग्लूकोज नहीं खाए होते हो, कुछ भी नहीं खाए होते हो, इसका लेवल 70 से 110 होता है। खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, 110 से 140 तक जाता है। अगर 70 से 110 है तो वो खाली पेट का कहलाता है, फास्टिंग ग्लूकोज कहलाता है। और अगर खाना खाने के बाद बढ़ता है तो वो पोस्ट पैरेंडियल, आफ्टर मील ब्लड ग्लूकोज लेवल कहलाता है। कहिएगा सर 180 से ज्यादा क्या होता है? कह रहा है नहीं, 180 से ज्यादा, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो ये है, ये ठीक है, ये समझ में आया बात आप लोगों को यहां तक? बोलिए तो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि 180 से ज्यादा हो सकता है या नहीं? देखो 180 से ज्यादा तुम्हारे ब्लड होल्ड नहीं कर सकता है। मान लो तुम्हारा, तुमको कह रहे समांड हो, तुम कह रहे सर हम 20 केजी से ज्यादा नहीं उठा सकते हैं, तो तुम्हारा ब्लड 180 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं उठा सकता है। अगर उससे ज्यादा होगा ब्लड में तो वो यूरिन में ब्लड फेंकना शुरू करेगा, और अगर यूरिन में जाएगा तो तुम लोग जानते हो ना कौन सा बीमारी होता है, कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज। कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज में। डायबिटीज। डायबिटीज होता है। अब वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो डायबिटीज टॉपिक में पढ़ेंगे। इधर आइए, कह रहा है सर अब तक तो आपने पढ़ाया सर प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन और ग्लूकोज। ऐसा नहीं है सर, प्लाज्मा में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्या होता है, तो आयंस होते हैं तरह तरह के, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, और गैसेस जो तुम अभी अभी पढ़े हो ना कि 3% ऑक्सीजन घुल के जाता है प्लाज्मा में और 7% CO2 घुल के जाता है कि नहीं जाता है? बोलो तो। यस सर। यस Yes, सर। sir. प्लाज्मा ही में ना होगा डिसॉल्व गैसेस, उसको कहाँ फेंक दोगे? इधर आओ, कुछ और भी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं, जैसे हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है। पढ़े हो ना, हार्मोन्स को ब्लड में डाला जाता है, तो हार्मोन्स अब भी तो प्लाज्मा में ही ना होता है? बोलो तो। यस Yes, सर। sir. यस सर। अमाइनो एसिड, विटामिन, एंटीबॉडी, लिपिड, बिलिरुबिन, ये सब याद नहीं रखिएगा, कोई डेटा नहीं याद रखना है, बस जानिए होता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इधर आइए। No, sir.
अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे। मैं जल्दी नहीं पढ़ा रही, ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो एनसीईआरटी का था, पढ़ा चुके हैं। और ये जो नोट्स है ये 2 साल वालों का है, उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। आपको अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप उसी के पीछे पड़ जाइएगा, एक्चुअल चीज छोड़ दीजिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बस एनसीईआरटी वाली चीजों को जानिए, बाकी जो डिटेल है वो लिखा हुआ है, नजर दौड़ा लीजिएगा, क्वेश्चन मिलेगा तो ठीक है। हम पढ़ाएंगे मॉड्यूल और एनसीईआरटी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा। आप ही लोग कहिएगा कि सर बहुत ज्यादा हो जाता है, कंटेंट याद नहीं होता है। तो 1 साल में कितना याद कर पाइएगा? सिर्फ जूलॉजी ही तो नहीं है। तो जहां समझने होगा ना वहां पूरा डिटेल से जोड़ लगा के समझेंगे। जहां रटने वाला पोर्शन होगा, अब ये सब प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन रट के क्या करोगे जब आएगा ही नहीं? तो समझ रहे हो बात को? रटने वाले में हटा देंगे, समझने वाले में डिटेल में समझाएंगे। सर लेकिन जो क्वेश्चंस हैं जो अगर नीट में जो आने हैं सर वो इन्हीं में से आ जाएंगे ना, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी उनके लिए कोई एक लाइन बाहर नहीं, मेरे नोट से तो बाहर जाएगा नहीं। जो पढ़ा रहे हैं उतने में ही से ही आएगा, जो पढ़ा रहे हैं उतने में से ही आएगा। आप गांधीनगर सेंटर पे कभी आइए और जो पूछिए, जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि अभिनंदन झा के जूलॉजी के नोट से बाहर कभी क्वेश्चन गया ही नहीं है। ये 2 साल के इसी नोट से क्वेश्चन आएगा, कभी बाहर नहीं जाता है, ना जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं कीजिए। बहुत माइनर, अगर अगर जूलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं तो गारंटी है 85 प्लस नोट से ही होते हैं। अब उसमें क्या है कि अब हम पढ़ा रहे हैं, मेरा मेन, आप एनसीईआरटी पे कमांड रखिए, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ाना मेरा फर्स्ट टारगेट होता है, बाकी एडिशनल तो पढ़ाते ही है, वो तो मजबूरी ही है। जहां हमको अभी अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत ड्रॉपर के बच्चों को हम ये चीज सिखा रहे हैं कि क्या तुम्हारे काम का है, क्या नहीं काम का है। इसीलिए अगले लेक्चर से हम लिख के भी पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का सेल, जो पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा, चिंता नहीं करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्लड सेल, जिसको ब्लड कॉर्पसल या फॉर्म्ड एलिमेंट कह रहे हैं, 3 तरह का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आ जाइए, सबसे पहला नाम है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का यूनिवर्सल मतलब मैंने कहा है लाल, साइट मतलब सेल। हो गया। देखिए, कह रहा है सर इसकी काउंट कितनी होती है? तो इसका काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। इसका मीनिंग समझिए। देखिए, एक काम कीजिए, एक क्यूब लीजिए। क्यूब कैसा? तो ऐसा क्यूब जिसका साइड 1 मिलीमीटर हो। क्यूब का हर साइड बराबर होता है। मान लो इसकी लेंथ भी 1, इसकी ब्रेड्थ भी 1, और इसका विड्थ मतलब हाइट भी 1। ध्यान दीजिए, इस क्यूब का सब कुछ, हाइट भी 1 mm। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है ना, Yes, 1। sir. तो 1 इंटू यस 1 सर। यस इंटू सर। 1, इसका 1 mm³ वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सुनिए, सर। Yes, sir. यस सर। इस काम करो, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है इस 1 मिलीमीटर क्यूब में, इस 1 मिलीमीटर के डब्बे में, 1 mm³ के डब्बे में, जानते हो तुम 50 से 55 लाख आरबीसी को भर सकते हो। यही इसका मतलब होता है कि 1 mm³ एरिया में, वॉल्यूम में 50 से 55 लाख आरबीसी पाए जाते हैं। 5 बोले तो 50, 5.5 बोले तो 55, और मिलियन बोले तो लाख। बोलिए, मतलब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कह रहा है रगों में आरबीसी बढ़ जाए तो लाल हो जाइएगा। अभी अभी बता रहे थे कि जब आप पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ी लोग जो होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, उनकी बॉडी में आरबीसी बढ़ जाता है, या फिर आपकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो, आप काम ज्यादा कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका काउंट बढ़ गया, मान लीजिए 60 लाख हो गया, 70 लाख हो गया। एक खास तरह का कंडीशन है, नाम चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। पॉली का मतलब होता है बहुत, साइथेमिया मतलब आरबीसी, बहुत सारा आरबीसी हो गया है। अब मान लीजिए आपके शरीर में, रगों में आरबीसी की कमी है, मान लीजिए 30 लाख हो गया है, 20 लाख हो गया है घट के, तो इसको कहते हैं अनेमिया, खून की कमी। एक खास मेडिकल कंडीशन है, आरबीसी की कमी हुई है, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, और अगर कम हुआ है तो इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोपेनिया। बोलिए। Yes, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। sir. और मेरे हिसाब से आज टाइम हो चुका है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आरबीसी को और डिटेल में। बस मेरे को ये पोर्शन पढ़ाना था नोट्स पे, बाकी आगे हम लोग लिख के ही पढ़ेंगे, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है? Yes, sir. ओके यस सर। सर।
पीडीएफ हम भेज देंगे, जाते हैं घर पे भेज देंगे, चिंता नहीं कीजिए, अभी नहीं भेजेंगे, थोड़ी देर बाद भेज देते हैं आप लोगों को। 9 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगा, 2 दिन से लेक्चर्स ज़्यादा रह रहे हैं इसलिए, तो आप चिंता नहीं कीजिए, 9-10 बजे तक भेज देंगे। रिकॉर्डिंग अपने आप आधे घंटे में अपडेट हो जाता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है, हम क्लास खत्म करेंगे वो खुद ब खुद रिकॉर्डिंग अपडेट होता है, ठीक है? यस सर। ओके सर। Yes, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, all of you. सर हाँ बताइए। जो 11th-12th का एक्स्ट्रा कराते हैं सर, उसका फायदा कहाँ पे होता है? फायदा ये होता है कि आपका माइंड ग्रीव अप करता है, आपकी सोचने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है ना, मतलब जहाँ पे फंक्शन है, वहाँ ज्यादा सीखने से फायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ आए आप क्रैक कर लेते हो। लेकिन जहाँ रटने वाला पोर्शन है वहाँ ज्यादा कराने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप मान लो अब हम कह रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी में तुम्हारे एनसीईआरटी में हाइपोगाइनस में 3 एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात को जो हम बोल रहे हैं, अब तुमको टीचर कह रहा है कि नहीं 20 एग्जाम्पल रट लो, तो एग्जाम्पल तो 3 ही आएगा, तो तुम 20 का कोई फायदा होगा? बोलो नहीं फायदा होगा। लेकिन वही है कि कैसे पेड़ पौधा जो है इधर से उधर किसी चीज को भेज रहा है, किस तरह से कोई काम हो रहा है, वो सीखोगे तो उसका फायदा है। कॉन्सेप्ट्स का फायदा है, रटने वाले पोर्शन का कोई फायदा नहीं है। ठीक ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड। थैंक यू सर। डाउट वगैरह हम कल सब रिप्लाई करेंगे, जो भी व्हाट्सएप पे आप भेजे होंगे सब कल रिप्लाई आपको मिलेगा। आज पूरे दिन लेक्चर रहा है, कल पूरे दिन लेक्चर रहा है।